हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी का डे है तो आज इकोनॉमी का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का प्री क्योर करते हैं दोस्तों। 17th 18th दिसंबर तक दोस्तों, जो आज हमारा जो ये वीक खत्म होता है 17th दिसंबर 2020 तक, तो इस पूरे हफ्ते को हम इस पूरे लेक्चर में समेटने की कोशिश करेंगे। 9 जो हमारे पास करंट अफेयर्स हैं इको के, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन उनका बैकग्राउंड के बारे में आपको बताने की ट्राई करूंगा मैं, ताकि थोड़ा हॉलिस्टिकली चलने की कोशिश करें। 3 पर्टिकुलर चीजें मैं चाहता हूं होमवर्क की, जैसे आप उनको कंप्लीट भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्ट्रेट अवे सबसे पहली मैं न्यूज पर आता हूं। ये है अबाउट, जैसे बांग्लादेश ने एक पीटीए साइन किया। दोस्तों, पीटीए का मतलब होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे दो कंट्रीज, कोई कंट्री ए और कोई कंट्री बी, आपस में ट्रेड तो करते करते रहते हैं, लेकिन जब वो ट्रेड को और चाहते हैं अगले जैसे स्टेप पर ले जाना, कि चाहते हैं कि हम थोड़ा एक कंट्री को थोड़ा प्रेफर्ड एक ट्रीटमेंट दें, एंड उसमें जैसे हो सकता है कि ड्यूटीज को कम कर दें, वो अपनी कस्टम ड्यूटीज कम हो जाएं, क्योंकि वो ट्रेड को चाहते हैं आने वाले वक्त में बढ़ाना, या ऑलरेडी उनके पास बहुत ट्रेड है उसको चाहते हैं और ज्यादा जैसे कंसोलिडेट करना, तो ड्यूटीज रिड्यूस कर देते हैं एक दूसरे पर, एंड कुछ किसी किसी प्रोडक्ट पर वो और जैसे बेटर कोई कंसेशन एक्सेट्रा प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। एंड इवन बहुत बार तो अब ऐसा होना शुरू हो गया दोस्तों कि इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बांग्लादेश एंड जो भूटान, जिसके साथ उसने अपना पहला ही पीटीए साइन किया है बांग्लादेश ने, तो वो कह रहे हैं कि हम तो इवन की एक आपके साथ एक रेल लाइन भी, एक पूरा रेल लिंक को भी शुरू करने वाले हैं, ताकि ट्रेड को और बढ़ोतरी मिले। तो दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश भूटान दोनों ही हमारे पड़ोसी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पीटीए एफटीए एक्सेट्रा के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारे एक लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर, जो स्लीपी क्लासेस की पूरी इकोनॉमी की सीरीज है, उसमें मैंने डिटेल में आपको व्हाट इज पीटीए, व्हाट इज एफटीए एक्सेट्रा के बारे में मैंने पूरी जो हमारी लाइन चलती है, इवन की जैसे अगर हम इसको अगले स्टेप्स पे ले जाते हैं, इवन हम इंटीग्रेटेड मार्केट बनाने की बात करते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन ने बनाई, तो वो सब पूरी मैंने बातें बताने की वहां कोशिश की है, समझाने की। तो इसीलिए जैसे 1971 में अगर देखें, जैसे भूटान दुनिया का पहला कंट्री था जब बांग्लादेश, क्योंकि दोस्तों भी बांग्लादेश की लिबरेशन का की जो बात करें, वो भी दिसंबर में ही बांग्लादेश लिबरेट हुआ था 1971 में पाकिस्तान से, जब वो अलग हुआ था, तो पहला ही कंट्री भूटान था जिसने जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था कि अब आप आजाद कंट्री हैं, पाकिस्तान से अलग है। ठीक है, तो ये अब इसलिए इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश ग्रेजुअली अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा में इंडिया को क्रॉस करने वाला है। आईएमएफ ने डेटा शेयर भी किया था। एंड देन जो अभी इनिशियली तो 100 प्रोडक्ट्स तक सीमित है, एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो और भी प्रोडक्ट्स ग्रेजुअली ऐड करने की बात कर रहे हैं। एंड तो इसीलिए अगर जो बांग्लादेश एंड भूटान देखें तो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, और आपस में रेलवे रूट बनाने की वहां पे बात भी हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन से भी हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली जैसे जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की बहुत सारी जमीन जो चली गई थी बांग्लादेश के पास, तो वहां पर जूट उगाने की, जैसे जूट के प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा उगाने का जो जमीन थी वो बांग्लादेश चली गई थी। अकॉर्डिंगली बांग्लादेश आज भी जूट में बहुत ज्यादा सामान सप्लाई करता है। भूटान भी चाह रहा है कि उसका और एक्सेस मिले उसको। तो ये पीटीए की अगर हम बात करें, तो पीटीए जनरली एक तरह का डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एग्रीमेंट रहता है, जहां पर डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि जो एक कंट्री के साथ आपने पीटीए साइन किया, उसके साथ आप बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड दे पाते हैं, बेटर जो कुछ उनको जो आप बेटर सहूलतें और बेटर आप उनको कोई जैसे ड्यूटीज एक्सेट्रा प्रोवाइड कर पाते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं, क्योंकि आपका एजेंडा क्या होता है कि एक ट्रेड को बढ़ोतरी मिले, ठीक है, तो बाकी कंट्री से बेटर, ठीक है, एंड देन टैरिफ्स रिड्यूस करना और इवन की अबॉलिश कर देना, तो ग्रेजुअली पीटीए एफटीए को जन्म देते हैं। एंड ये जो जो हमारा जो जीएटीटी है डब्ल्यूटीओ के अंदर, तो उसके तहत ये करना अलाउड भी है। इवन कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है आरसीईपी एक्सेट्रा, पूरे ट्रेड ब्लॉक्स बनते जाते हैं, जहां पर आप चाहेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज मिलकर भी ऐसा एक ब्लॉक बना सकती हैं। ओके, देन दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया, ये आपका पहला आज का जो होमवर्क है। इन्वेस्ट इंडिया, व्हाट इज इन्वेस्ट इंडिया? दोस्तों, भारत सरकार की एजेंसी है। कौन सी मैंने इस पे आपको पहले लेक्चर दिया हुआ है इन्वेस्ट इंडिया पर। हमारे जो प्रीवियस अगर आप देखने शुरू करेंगे, इन्वेस्ट इंडिया की पूरी आर&डी की हुई है हमने उसमें, कि इन्वेस्ट इंडिया में कौन से पार्टनर्स हैं, कितना भारत सरकार है, कितना फिकी आए, जो हमारे सीआई एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्ट इंडिया को अवार्ड मिला कि जो पूरी दुनिया में, अगर जो यूएनसीटीएडी ने देखा, जो हमारा होमवर्क नंबर 2, ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है कि यूएनसीटीएडी के बारे में थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेशन करें कि कौन सी एजेंसी है, कौन सी रिपोर्ट्स निकालती है एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसने अवार्ड दिया कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड यूएन देता है, तो उसने बोला कि भारत की जो इन्वेस्ट इंडिया जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेस्ट दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा काम किया, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कोविड के चलते,
तो हमारे अगर हम एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें तो ये जरूरी है कि हमें UNCTAD के बारे में और जो इन्वेस्ट इंडिया दोनों के बारे में पता हो, कि दोनों जो हमारी एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज के जो कौन कब फाउंड हुई थी, एंड क्या क्या इनका जो जेनेसिस में कौन सी इनके ओनरशिप कौन कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स एटसेट्रा, रिपोर्ट्स कौन सी निकालती है एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर है अब देन मेक इन इंडिया के बारे में यहाँ पे बात है कि मेक इन इंडिया अगर हम कर रहे हैं तो हमारी जो दवाइयां हैं, दवाइयां कौन सी, लाइफ सेविंग मेडिसिन, इसकी थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो गई है, इसकी सप्लाई थोड़ी हिट हो गई है। अब हुआ क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लिखा हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, कि हम बहुत सी दवाइयां जो बाहर से मंगवाते थे, जैसे पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल जैसे जो कोविड के लिए जो एंटी जो वायरल डिजीज जो हमारे पास बहुत सारी हैं, इवन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, अब वो दवाइयां हमें लोकली प्रोक्योर करनी मुश्किल हो गई है, नहीं मिल रही। क्योंकि सरकार ने क्या यहाँ पे नॉर्म लगाया है, सरकार ने बोला कि सरकार ने डीपीआई जो हमारा जो है, जो इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का जो डिपार्टमेंट है, तो वो बोलते हैं कि दो तरह के सप्लायर से ही हम डील कर सकते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। अब ये होते कौन से हैं? वो कह रहे हैं अगर आपका ऑर्डर 200 करोड़ से छोटा है, सरकार ने कहा है, जितनी हमारी सरकारी एजेंसीज हैं उनको कहा हुआ है कि अगर आपका ऑर्डर 200 करोड़ से छोटा है, एंड ठीक है, एंड अगर आपके ऑर्डर में लेट्स से अगर लोकल कंटेंट की रिक्वायरमेंट अगर 50% से ज्यादा है तो वो क्लास 1 सप्लायर से आएगा, एंड अगर 50% से कम है लेकिन 20% से ज्यादा है तो क्लास 2 सप्लायर से आएगा। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, तो इसीलिए क्लास 1 क्लास 2 सप्लायर की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्राइमरली हमारा आइडिया क्या है कि 200 करोड़ से कम वाले जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो हमें इंटरनली ही सोर्स करने हैं। तो अब जो हमारे भारत जो रेलवे है, भारतीय रेलवे, ये बहुत सारे हॉस्पिटल चलाती है, इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा हैं, जो 12-13 लाख के आसपास एम्प्लॉयज हैं। तो ये बहुत सारे जोनल हेडक्वार्टर्स में ये हॉस्पिटल चलाते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया के चलते जो ये क्लास 1 क्लास 2 की जो पॉलिसी है, ये इसके लिए अगर हम इसके तहत चलेंगे तो हमें बहुत सारी दवाइयों के हमें सप्लायर्स ही नहीं मिल रहे, तो और हमारे जो हॉस्पिटल्स में दवाइयों की बहुत ज्यादा कमी आ गई है। तो कह रहे हैं कि इवन सर्जिकल इम्प्लांट्स, जो एंटीवायरल मेडिसिन एक्सेट्रा, ये हमारे देश में क्लास 1 क्लास 2 ऐसे वाले कैटेगरीज के कोई सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसलिए सरकार को बोल रहे हैं कि आप इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कीजिए, ताकि हम जो ओवरऑल जो ये दवाइयों का जो पूरा ये जो एक सप्लाई है उसको मेंटेन कर सके। एट द सेम टाइम आप जैसे कुछ ना इसमें वो सरकार क्या कर सकती है कि सरकार इसमें बोल सकती है कि कुछ बहुत ही एसेंशियल हमारी जो चीजें हैं जिसमें ये क्लास 1 क्लास 2 वाला जो चीज लागू नहीं होगी, या फिर हम बोले लोकल लोकल प्रोक्योरमेंट वाला रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसी की ही अपील की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा गया कि आप ऐसा कुछ सोचिए इस पर। ओके, देन दोस्तों एक हमारे देश में एक एडवर्टाइजिंग जितनी होती है उसके एक स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि इसी इसी स्टैंडर्ड्स के तहत ही कुछ एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए एक वॉलंटरी एक बॉडी भी है, मुंबई में बेस्ड है, तो ASCI कहा जाता है उसको, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है भारत सरकार एक्सेट्रा की एजेंसी नहीं है, ये खुद से सेल्फ गवर्निंग वाली एजेंसी है, जिसको अगर हम देखें कि अगर हमारी जो भी एड्स आती हैं उसको इस जो हमारे इस ASCI के जो ब्रॉड जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना होता है। तो लेकिन अब भारत सरकार चिंतित है कि ना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था कि भारत सरकार चिंतित क्या है कि अभी कि बहुत सारी जो ऑनलाइन गेमिंग जैसे चल रही है एंड फैंटेसी जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं, जिसका हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि सरकार रेगुलेट करने की बात कर रही है, नीति का पेपर था नीति आयोग का। भारत क्योंकि जो बिगेस्ट मार्केट बन गया इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स, तो वो बोल रहे हैं कि इसको इसको अब एडवर्टीजमेंट करनी है, इसको भी अब ASCI नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, एंड ASCI नॉर्म्स के अंदर तहत अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं कि ना, कि अगर कोई चीज एडिक्टिव है तो बताना जरूरी है कि वो गेम एडिक्टिव है, उसमें फाइनेंशियल रिस्क भी है, कि जरूरी नहीं है ना पैसे लगाओगे पैसा वापस मिल जाएगा आपको। एंड देन उसके बाद आपने अगर वो बताना है कि 18 साल से कम अगर बच्चे इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो कहते हैं जरूरी है आपको ये बताना कि इसकी जो ऑनलाइन गेमिंग है ये आपका एक जो अर्निंग का या फिर बोलो इनकम का सोर्स नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे बताते हैं ना कि इस इंसान ने इतने हजार जीत लिया, उसने इतना जीत लिया, तो ये आपका ऑनलाइन गेमिंग का ये इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ की लॉटरी है या फिर ऐसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको आप ऐसा मत समझिए कि मैं इससे पैसे कमा सकता हूं। तो कहते हैं सब आपको बातें बताना जरूरी है। एंड ASCI जो 1985 में स्टैब्लिश है, मुंबई में है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ओवरऑल देखें तो इवन की जो हमारा केबल टीवी का जो नेटवर्क का जो हमारा रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत भी लिखा गया है कि ASCI द्वारा जो भी लिखित जो कोड है, एडवर्टाइजमेंट का कोड है, उसको फॉलो करना जरूरी है अगर आपको टीवी नेटवर्क वगैरह में अगर एड देनी है तो। ठीक है, तो वहां पर भी ASCI का जिक्र आता है, तो इसलिए जरूरी है कि इसको रेगुलेट किया जाए। चलिए
ठीक है दोस्तों, अब एक क्विक सी रिपोर्ट, हमारा एक और होमवर्क यहाँ पे आ रहा है कि भारत में गोल्ड स्मगलिंग की बात हो रही है कि गोल्ड स्मगलिंग ज्यादा होती है। तो और गोल्ड स्मगलिंग जैसे अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में तो लगातार ही बहुत सारे केसेस हैं। तो इस साल केसेस कम क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों की एयरपोर्ट्स ही बंद थे। तो एयरपोर्ट्स मार्च में ही बंद हो गए थे, बहुत टाइम तक एयरपोर्ट्स ही बंद चल रहे हैं। एंड इनफैक्ट जो वॉल्यूम है, जो लोग आ रहे जा रहे हैं, बहुत घट गया है। उसके बावजूद भी जो हमारा गोल्ड स्मगलिंग है वो बिल्कुल जारी है एंड कंसिस्टेंट है पिछले कुछ सालों से कि गोल्ड स्मगलिंग होती ही होती है थ्रू एयरपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट निकाली है डीआरआई ने दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अगर आप दोस्तों, अगर आप कस्टम्स का अगर आप पेपर जो आप अगर यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईआरएस बनते हैं, इवन एसएससी के भी थ्रू, बहुत से लोग हैं जब वो इंस्पेक्टर्स या फिर जो वहां पर जो कमिश्नर बनते हैं। डीआरआई एक स्पेशल यूनिट है कस्टम्स की, एंड वो जो बताती है कि जो डीआरआई, आप इस पर होमवर्क है आपका, होमवर्क नंबर 3 इज डीआरआई के बारे में जानना है आपको। व्हाट इज डीआरआई? ठीक है, डीआरआई कौन सी एजेंसी के अंदर काम करती है एंड क्या क्या इसका ब्रॉडर मैंडेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे इवन गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी वगैरह जो आ रही है, इसको कैसे, और जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है ना, जो सिक्योरिटी इश्यूज में आपको बहुत काम आएगा ये। जितना भी आपका ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जैसे नारकोटिक्स वगैरह, इवन की जो कि आपके बाहर से बहुत सारे लोग ऐसी चीजें ले आते हैं जो इंडिया में अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे किसी का हाथी का दांत ले आए, शेर का दांत ले आए, ऐसे वाली चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आके स्मगल हो जाती है एंड उनके बहुत ऊंचे दाम मिलते हैं। कई बार तो मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं। तो डीआरआई एटसेट्रा ये बहुत सारी इन चीजों पर नजर बनाए रखता है एंड पूरा रेवेन्यू इंटेलिजेंस वाली यूनिट है इन चीजों पर। इनके बहुत सारे ऑफिसर्स भी रहते हैं जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली इसको सारे जो स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके बारे में जानिए, व्हाट इज डीआरआई एंड हाउ डज इट वर्क। ठीक है, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज लगती है। ऑलराइट, चलिए अब हम जैसे सोवरन वेल्थ फंड की बात करें दोस्तों। सोवरन वेल्थ फंड्स क्या होते हैं? जो कंट्रीज, जैसे बहुत अमीर कंट्रीज हैं, जैसे बहुत सरप्लस जिनके पास धन होता है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, यूएई, जो कि तेल बेचकर बहुत सारा पैसा कमा रही है। इतना पैसा कमा रही है कि उनके इंटरनली देखें कि सारे खर्चे पूरे पूरे होने के बावजूद भी उनके पास बहुत सारे धन एक्सेस में बच जाता है। ठीक है, बहुत सारी उनके पास सरप्लस वेल्थ है। जब अगर सरप्लस वेल्थ है तो वो क्या करेंगे? तो वो एक फंड बनाना शुरू करते हैं जिसको वो अपने सोवरन वेल्थ फंड कहते हैं। ठीक है, तो सोवरन वेल्थ फंड में पैसा इकट्ठा होना शुरू होता है। ये नॉर्वे एटसेट्रा, जो हमारी वो वाली कंट्रीज हैं, जो इवन की ये जो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, है ना, या फिर जो पर्टिकुलरली इवन की बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, इनके पास एक्सेस अगर पैसा है तो ये अपने वेल्थ फंड्स में डालती हैं एंड ये वेल्थ फंड्स फिर दुनिया भर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया भर के जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अपना जो पैसा है ऐसे खाली ना पड़ा रहे एंड उसको उससे कुछ रिटर्न्स निकालें। ठीक है, तो अब जो सोवरन वेल्थ फंड दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब जो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो न्यूयॉर्क बेस्ड एक ग्लोबल एक एसडब्ल्यूएफ करके, जो सोवरन वेल्थ फंड करके एक इंस्टीट्यूशन है, उसने बताया कि अगर हम जो 400 के आसपास जो सोवरन वेल्थ फंड्स है उनको ट्रैक करें, तो चाइना सबसे एक हॉट स्पॉट हुआ करता था। चाइना में सभी इन्वेस्ट करते थे, लेकिन कहते चुपके से ही इंडिया ने इसको रिप्लेस कर दिया है। एंड इनफैक्ट अगर हम देखें, चाइना में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कभी हुई है वो $4.5 बिलियन की हुई है। 2020 तक अगर हम देखें भारत में, भारत $15 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट ले चुका है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया ने बहुत बुरी तरह से चाइना को रिप्लेस कर दिया है, सोवरन वेल्थ फंड का मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। तो एसडब्ल्यूएफ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री के जो सरप्लस रिजर्व होते हैं, तो वो उसमें पैसा डालना शुरू करती हैं सरकारें एंड अकॉर्डिंगली, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज से पैसा आ रहा है, ट्रेड से पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो या बैंक वगैरह में, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उसको उसको इन्वेस्ट किया जाए कहीं पर। इवन कि जैसे भारत में भी जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा जो एनआईआईएफ है, इसका भी मैंडेट है कि हम सोवरन वेल्थ फंड से पैसा अट्रैक्ट करेंगे एंड इन टर्न इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो ये अब इसीलिए अब जो इसकी टाइप्स भी देख सकते हो आप, किसकी टाइप्स होती हैं। तो सोवरन वेल्थ फंड की वेरियस तरह के टाइप्स हैं, जो हमें जो एग्जाम में अगर पूछी जाए तो थोड़ा आइडिया रहे कि वेरियस टाइप्स भी होती हैं, कि जैसे स्टेबलाइजेशन फंड्स एक्सेट्रा, कि अगर आपकी इकोनॉमी में कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप पैसा खुद की इकोनॉमी में लगा देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। एंड फ्यूचर जनरेशन वगैरह, जहाँ पे आप जो अगले आने वाली जनरेशन, जो यूएई एक्सेट्रा बहुत करते हैं एंड ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आपको एक और बात अगर बताऊं, तो अभी जो एक ब्रॉडर जो कंसर्न रहता है, फॉर एग्जांपल अगर भारत मान लीजिए कि सऊदी अरब के जो सोवरन वेल्थ फंड से बहुत सारा पैसा लेना शुरू कर दे, तो सऊदी अरब चाहेगा कि उसके फेवर की पॉलिसीज बननी शुरू हो जो सऊदी अरब को बहुत ज्यादा फेवर करे। हो सकता है कि सऊदी अरब की जो के लिए अगर हम पॉलिसी बनाना शुरू भी करें उनके फेवर की, तो किसी और कंट्री को पसंद ना आए। कोई और कंट्री जैसे ईरान, उस पर अगर जो थोड़ा सवाल उठा सकता है कि ईरान बोले कि आप हमें हमारे यहाँ पे चाबहार पोर्ट चाहते हैं बनाना, लेकिन पैसा आप सऊदी अरब से बहुत सारा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ चलती हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न रहता है कि सोवरेन जो वेल्थ फंड्स होते हैं, ये आपकी सोवरेनिटी पर अटैक करते हैं
ठीक है, कि आप अपनी स्वयं प्रभुता को छोड़ आप गंवा देते हैं। फिर आपको लगता है कि जिसने पैसे दिए हैं उसकी बात माननी भी ज़रूरी हो गई है। ठीक है? तो ये बातें ध्यान रखनी है। सोवरेनिटी पर एक और जो हमारा, जैसे हम ऑलरेडी हम जैसे डब्ल्यूटीओ कभी कुछ बोलते हैं, कभी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कुछ बोलते हैं, तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है। अब जो एक और भी चीज़ आ गई है जो हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस फिर से कर सकती है, दैट इज़ सोवरेन वेल्थ फंड। ठीक है? तो इस बात को हम अपने पॉइंट्स में डाल सकते हैं। ओके, देन दोस्तों जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है वो आरबीआई ने कहा है कि अब 24 घंटे सातों दिन चलेगा। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है, अगर आपको 2 लाख रुपए से ऊपर का अगर धनराशि किसी को ट्रांसफर करनी है तो आप आरटीजीएस करते हैं। तो रियल टाइम का मतलब क्या है, जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं, आप दबाते हैं बटन, साथ साथ ही प्रोसेस हो जाता है। लेकिन पहले वर्किंग आवर्स हुआ करते थे कि 8 बजे से ले 6 बजे तक चलेगा। अभी उन्होंने बोला, आरबीआई ने, नहीं, अब ये चलेगा थ्रू आउट। ठीक है, 24 घंटे और सातों दिन चलेगा आपका। 2 लाख से ऊपर आपको पैसा भेजना है तो रियल टाइम में प्रोसेस होगा, कोई वर्किंग आवर्स की टेंशन नहीं है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज भेजी, उसके बाद आपने कुछ और पहले जो मान लीजिए कि पहले वर्किंग आवर्स के चलते होता क्या था कि आपने किसी को 3 लाख की पेमेंट भेजी, फिर 2 लाख की पेमेंट भेजी। ऐसा नहीं था कि वो इकट्ठे होके 5 लाख आएंगे, नहीं नहीं, 3 लाख की पेमेंट अलग आती थी, 2 लाख की अलग आती थी। ठीक है, ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि वन ऑन वन बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं है कि नेटिंग नहीं कर देते, नेट नहीं, अच्छा कि नेट 5 लाख डालने हैं इसको। अच्छा, हो सकता है ना कि उस बंदे ने भी आपको कुछ वापस लेट से 4 लाख देने हो, तो उसके 4 लाख आपके खाते में आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा 5 यहाँ से जाने थे, 4 यहाँ से, तो 1 लाख इनफैक्ट में यहाँ ट्रांसफर कर दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ग्रॉस सेटलमेंट होती है जो आपने एग्जीक्यूट किया वन ऑन वन, वही पूरी पूरी एक एक चीज ट्रांसफर होगी। तो जैसे सेटल करना, आप अपने एंड पे सेटल कीजिए। आरबीआई जो चलाता है इस पूरे प्रोसेस को, आरबीआई आपके लिए नेटिंग करके नहीं देगा। ठीक है, आरबीआई कह रहा है मैं नेट नहीं करूंगा, मैं तो जो आप बोलते हैं मैं तो उसको वन ऑन वन बेसिस पर बिल्कुल सेटल करता हूँ। ठीक है, ग्रॉस सेटलमेंट। तो सेटलमेंट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, अगर हम सेटलमेंट का मतलब देखें, सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये इरिवोकेबल है। ऐसा नहीं, ओ सॉरी सॉरी मैंने गलती से कर दिया, इसको आप वापस कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इरिवोकेबल होता है। तो ये जो टर्म्स जानने जरूरी भी हैं। तो एक जैसे पैसा बाजार डॉट कॉम से हमने ये आपके लिए इन्फोग्राफिक भी लिया, तो जो बताते हैं कि जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस 3 चीजें कहलाती हैं। मिनिमम वैल्यू है इसमें कुछ। ठीक है, आरटीजीएस में मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपए है। एंड देन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकती है। एनईएफटी आरटी ऑफलाइन का मतलब है या बैंक में जाके फॉर्म भर के कराएंगे, सर ये आरटीजीएस कर दो या मेरा नेफ्ट कर दो, हो जाता है। आईएमपीएस ओनली ऑनलाइन है। ठीक है, पहले ट्रांसफर वैल्यू की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं थी। इसमें इसमें मिनिमम लिमिट है, आरटीजीएस में अपर लिमिट कोई भी नहीं है, दोनों में कोई नहीं है। ठीक है, एंड आईएमपीएस में तो अपर लिमिट है। एंड पहले सेटलमेंट बेसिस जो है देख सकते हैं आप। एंड वर्किंग आवर्स इसमें हटा दिए गए हैं। एंड देन चार्जेस ये कोई नहीं है, ये आईएमपीएस के चार्जेस बैंक डिसाइड करते हैं कितना चार्ज करना है। एंड बहुत ऑफन आपको वो चार्ज भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमसे ना प्री में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली इनका ध्यान रखें हम। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अब अगले यहाँ पे चलते हैं टॉपिक की तरफ कि वन नेशन वन राशन कार्ड हमने डिटेल्ड वीडियो इस पे किया हुआ है। आप सिंपली सर्च कीजिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्लीपी क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएगा। एंड देन उस पे अभी चलते हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में दोस्तों जो माइग्रेंट जो है, माइग्रेंट चलते हैं हमारे देश में। तो अगर लेट्स से मान लीजिए मैं यूपी से हूं और मैं माइग्रेट करके यूपी से माइग्रेट करके लेट्स से मैं पहुंच गया महाराष्ट्र। तो लेकिन मेरा जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड मेरा यूपी का है, और यूपी का राशन कार्ड है वो चलता नहीं है महाराष्ट्र में। तो अकॉर्डिंगली मुझे राशन नहीं मिल पाता। तो लेकिन सरकार को ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तो मुझे वादा किया है कि मुझे अनाज मिलेगा सस्ते में, तो लेकिन मैं ले ही नहीं पा रहा। तो इसलिए अब एक नेशन है तो एक राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जो फूड सप्लाई एक्सेट्रा है वो स्टेट लिस्ट में आता है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार ने कोविड के चलते ये जो इसके पहले ही प्रोसेस शुरू कर दिया, वैसे कोविड में इसको तेज कर दिया गया, कोविड के दौरान जब माइग्रेंट क्राइसिस भी जो काफी गहरा गया था, कि अब हमारे देश में अगर हम एक ब्रॉडर एक डेटाबेस बनाएं, डेटाबेस में रेपोजिटरी होगी, हमने सारा कुछ डिटेल डिस्कस किया हुआ है, इसके नाम क्या होंगे, कौन सा हमारा जो ये जो जो पूरा फूड को लेकर हम एक डेटा बैंक बना रहे हैं। तो उसमें अभी आगे बढ़ते बढ़ते आधार से लिंकेज करते करते कैसे इसको हम सेटल करेंगे। अगर एक जैसे मान लीजिए अगर यूपी में इसको राशन मिलना था लेकिन महाराष्ट्र में वो कंज्यूम कर रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार कैसे यूपी से क्लेम कर सकती है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें हैं, हमने डिस्कस की हुई हैं। पीडीएस सिस्टम और पीडीएस की जो इवन की आप हमारी अगर दोस्तों ये ना जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, हम मेंस के सवाल की बात भी कर रहे हैं, यहाँ पर प्री की बात तो हो ही रही है। तो यहाँ पर जैसे आप जो पीडीएस सिस्टम की बात करें, तो दोस्तों हमारा मेंटरशिप बैच का आपको एक प्लेलिस्ट मिलती है। ठीक है, मेंटरशिप बैच अगर आपने अभी तक नहीं देखी, मेंटरशिप बैच में मैंने पीडीएस, उसमें 10 लेक्चर है टोटल, और ये टोटली मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स है दोस्तों, टोटली मेंस ओरिएंटेड।
तो अगर आपने अभी तक मेंटरशिप बैच की वीडियो नहीं देखे तो मेंस के ये 10 वीडियोस हैं, डेफिनेटली देख लीजिए, 10 घंटे लगेंगे आपके। उसमें से एक लेक्चर पीडीएफ के ऊपर भी है। साल दर साल दोस्तों ये 10 लेक्चर्स में से इतने सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं मेंस में। आप देखिए, इनफैक्ट एक तरह से अगर मैं बोलूं तो लास्ट ईयर पूरा का पूरा मेंस का पेपर सॉल्व होता था, उसके लास्ट ईयर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होता था। तो हम कैसे अपने पेपर को और बेहतर बना सकते हैं, है ना, सब कुछ। तो ये मेंटरशिप के लेक्चर आप डेफिनेटली देखिएगा, उसमें पीडीएफ के बारे में भी लेक्चर है। ऑलराइट, चलिए। तो बाकी वन नेशन वन राशन कार्ड पर आप जो सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं, अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे इसलिए दोबारा से उसको रिपीट नहीं करूंगा। एंड देन फाइनली भारत की लॉजिस्टिक की कॉस्ट, लॉजिस्टिक मतलब सामान एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जाने खर्चा पड़ता है बहुत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोर करने का कॉस्ट, है ना, तो ये सब चीजें। तो भारत चाह रहा है कि ग्रेजुअली अगर हमें इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है बहुत ज्यादा यहाँ पर, तो लॉजिस्टिक्स को और बेटर करना होगा। एंड मिलिट्री स्टैंडर्ड्स की जो एकदम लॉन्ग लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत रैपिडली बनता है, जिसमें अगर हम देखें कि इवन की जो लॉजिस्टिक को अगर जो सामान को यहाँ से वहां ले जाना है और जल्दी बनाना है अगर हमें सामान, तो और हमें जैसे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रैपिडली अगर तैयार करना है, तो उस तरह से मिलिट्री स्टैंडर्ड्स हम चाह रहे हैं लेके आना अपने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2020 में, ताकि हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को लॉन्ग टर्म में कम कर सके। तो एक जो यूनिक लॉजिस्टिक अकाउंट नंबर की बात भी हो रही है, जो लॉजिस्टिक की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका एक ब्रॉडर डेटाबेस बन सके, पता लगे कि कौन कैसे कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली कहाँ पे किस किस शहर में, किस जो जो स्टेट में लॉजिस्टिक्स का क्या हालत है, एंड अकॉर्डिंगली उसकी रैंकिंग की बात हो रही है। और एक रियल टाइम एक मॉनिटरिंग हो सकती है कि अच्छा यहाँ पे लॉजिस्टिक्स अच्छा है, यहाँ पे बुरा है, अकॉर्डिंगली रैंकिंग होगी, तो बाकी स्टेट्स में एक तरह का कंपेटिटिव वाला माहौल भी पैदा होता है कि हमें अपनी स्टेट की रैंकिंग इंप्रूव करनी है, अकॉर्डिंगली लेट्स जस्ट वर्क फॉर दैट। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें जो रियल टाइम बेसिस में, जो रैंकिंग बेसिस पे चलाने की कोशिश हो रही है। जो भारत का ने जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2018 का, भारत ने उसका रैंक भी जो चाह रहा था कि हम, भारत कह रहा था कि हम टॉप 25 में चाहते हैं आना। एंड एलपीआई कौन लॉन्च करता है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया, वो तो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है, तो एंड इनफैक्ट ये बात हो रही है कि ये सब कुछ करने में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, जो एनआईपीपी है, उसके तहत ही बहुत फंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसी के तहत ही इसको फंड किया जाएगा। पूरे जो प्रोसेसेस को रैंकिंग करने का जो मैकेनिज्म एक्सेट्रा, ये सभी कुछ वहीं पे ही बनाया जाएगा, ताकि हम लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को इंप्रूव कर सकें। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट इंप्रूव करनी है, एंड अकॉर्डिंगली हमारी लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो सकती है, कॉस्ट काफी कम हो सकती है। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज थी आज की। ठीक है दोस्तों, लॉजिस्टिक्स की बात करी हमने, एंड देन उसके बाद अगर देखें तो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करी, आईएमपीएस और आरटीजीएस 24 घंटे हो गया, अब इसकी बात करी, सोवरेन वेल्थ फंड्स के बारे में बात जाना हमने। एंड देन स्मगलिंग की जो हमारी रिपोर्ट है, उसमें डीआरआई आपका होमवर्क है आज का। एंड देन उसके बाद मैंने आपको एएससीआई के बारे में बताया कि कैसे हमारे जो 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 बहुत सारे जो एड्स वगैरह आ रही हैं, इसको फॉलो नहीं करती अभी। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कि मेक इन इंडिया कैसे अभी हमारे जो क्लास 1 क्लास 2 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, दवाइयां नहीं मिल पा रही हमें। एंड देन उसके बाद जो भारत ने, जो ये आपको मैंने कहा था यूएनसीटीएडी एंड इन्वेस्ट इंडिया, दोनों के बारे में आपने जानना है। एंड देन उसके बाद जो बांग्लादेश ने अपना पहला पीटीए साइन कर लिया भूटान के साथ, एंड अकॉर्डिंगली भूटान की क्या सिग्निफिकेंस है बांग्लादेश के लिए, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का प्री क्योर इकोनॉमी की, हमने कुछ यहाँ सवाल डिस्कस किए, सॉरी जो अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। प्रीमिक्स में आप हम थोड़ी देर में अब हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के। यही हमारी दिनचर्या रहती है कि सुबह हम कुछ एक मेंस का या फिर जो भी हमारा चल रहा होता है इनिशिएटिव, उसकी बात करते हैं। देन हम दिन भर के जो हम एक करंट अफेयर्स करते हैं वीडियो, पूरे हफ्ते भर का वहां पे सब्जेक्ट कवर होता है। देन उसी सब्जेक्ट पे बेस्ड हम कुछ प्रीलिम्स के सवाल करते हैं, प्रीमिक्स। दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। बहुत टाइम से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बहुत से जो कोर्सेज भी चलते रहते हैं। अभी हमारे कोर्सेज जो पेड कोर्सेज होते हैं, वो उनके बारे में आप जान सकते हैं। हमारी वेबसाइट है sleepyclasses.com, तो यहाँ पर जाकर आप हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। पूरा पूरा साल का कोर्स चलता है, जिसमें मेंस आंसर राइटिंग रहती है, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज रहती है, बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो ठीक है, आप यहाँ पे जान सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है यहाँ पे, हमारा जो टोल फ्री नंबर भी गिवन है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट नोइंग मोर अबाउट स्लीपी क्लासेस। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।